हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज हमें IUPAC नामकरण सीखने हैं। और ये आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए यदि आपको IUPAC नाम लिखने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, इस बात की 100% गारंटी है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस सीरीज को आपको समझना है। और ये IUPAC का पार्ट नंबर फर्स्ट है। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी इस सीरीज को पढ़ने से पहले। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी नियम मैं आपको बताऊंगा और जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, उन सभी नियमों को और एग्जाम्पल्स को ईमानदारी से आपको सीखना है, हर एक पॉइंट को। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेना। यदि आपको वीडियो का स्पीड कम लगता है तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि मुझे हर एक लेवल के बच्चे के लिए पढ़ाना होता है। एक टीचर का टारगेट होता है कि जो 0 लेवल का बच्चा है उसकी भी समझ में जरूर आना चाहिए। तो एक टीचर हमेशा 0 लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाता है अपने हर एक टॉपिक को। तो इसलिए यदि आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत तेज दिमाग वाले बच्चे हो, तो आपको अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, एक बात बताता हूं आपको कि IUPAC के पार्ट नंबर फर्स्ट में मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा। कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले हम सीखेंगे शब्द मूल या मूलाक्षर या वर्ड रूट। क्या होता है वर्ड रूट, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि पहले भी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं वर्ड रूट के बारे में, और आपने इससे पहली वीडियोस में भी पढ़ा है वर्ड रूट के बारे में। और दूसरे नंबर पे बेटे हम डिस्कस करेंगे दीर्घतम श्रृंखला का चयन, कि जो कार्बनिक यौगिक, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब आप नाम लिखते हो IUPAC में, तो आपको देखना होता है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, इसके बारे में भी आज ही हम सीखेंगे। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज हम आज सीखेंगे नंबरिंग करना, अंकन करना, कि जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उस चेन पर आप नंबरिंग कैसे करोगे। तो मुझे बताना है वर्ड रूट, और 3 नियम मैं बताऊंगा दीर्घतम श्रृंखला के चयन करने के। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके 3 रूल बताऊंगा, और नंबरिंग के बताऊंगा मैं आपको लगभग 7 नियम, 7 रूल्स बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC कि इसका फुल फॉर्म हर एक बच्चे को आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब तो है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू का मतलब है यूनियन ऑफ, पी का मतलब है प्योर, एंड ए का मतलब है एप्लाइड, और सी का मतलब है केमिस्ट्री। तो एक तो ये फुल फॉर्म हर एक बच्चे को आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जेनेवा में 3 साल में एक बार IUPAC की मीटिंग होती है। हुआ क्या था कि पहले सभी जितने भी वैज्ञानिक थे वे अपने अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रख देते थे। पर एक कार्बनिक यौगिक यदि एक देश में भी खोजा गया है और साथ ही साथ दूसरे देश ने भी उसकी खोज कर दी है, तो पहला देश उसका कुछ नाम रखेगा और दूसरा देश अपने अनुसार उसका दूसरा नाम रख देगा। तो एक एक यौगिक के कई कई नाम हो जाते थे, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती थी, बहुत ज्यादा मतभेद होता था। इसलिए IUPAC ने डिसीजन लिया कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो या जो भी कार्बनिक यौगिक बना रहे हो वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम रखेगी IUPAC उसका, और उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल के अनुसार ही आपको नाम रखना है। इससे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हर एक कंपाउंड को, हर एक यौगिक को एक ही नाम से जाना जाता है। इसलिए यह समस्या दूर हो जाती है IUPAC से। और IUPAC हर एक यौगिक का नाम बता सकती है। यानी यदि आप IUPAC नाम बताना चाहते हो तो हर एक कंपाउंड का आप बता दोगे, पर यदि सामान्य नाम बताना चाहते हो तो सामान्य नाम हर एक कंपाउंड का आप नहीं बता सकते हो। ठीक है,
बताऊंगा मैं, साथ साथ सामान्य नाम भी आपको बताऊंगा और IUPAC भी। आज हमारे जो 3 टारगेट हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है शब्द मूल। सबसे पहले हमारा टारगेट है शब्द मूल, या शब्द मूल को हम कहते हैं मूलाक्षर भी कहते हैं और रूट वर्ड भी। जो भी कुछ आपको बोलना है, आपके स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने जो भी आपको बताया होगा, आप इसे वर्ड रूट भी कह सकते हैं। वर्ड रूट या रूट वर्ड भी कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं रूट वर्ड। तो शब्द मूल या मूलाक्षर या वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे। ये आपने पहले से ही सीख रखा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली इस बात को बताऊंगा। आप भी वीडियो की स्पीड फास्ट कर लिया करो। जहां भी आपको कुछ ऐसी चीज मिलता है कि सर इसके बारे में तो हमें पहले से ही पता है, तो ऐसी जगह आप वीडियो का स्पीड फास्ट कर लिया करो। देखो, यह होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि कार्बन परमाणु 1 है तो हम उसे कहते हैं मैथ। उसके लिए जो रूट वर्ड या वर्ड रूट यूज किया जाता है वो मैथ। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। और 3 कार्बन, यदि कार्बन 3 है तो हम यूज करते हैं प्रॉप। और यदि कार्बन 4 हैं तो हम यूज करते हैं रूट वर्ड ब्यूट। और यदि कार्बन 5 हैं तो आपको पता ही है पेंट यूज करते हैं। और कार्बन परमाणु यदि 6 हैं तो हेक्स यूज करते हैं। कार्बन परमाणु यदि 7 हैं तो हेप्ट यूज करते हैं। और कार्बन परमाणु यदि 8 हैं तो ऑक्ट यूज करते हैं। कार्बन परमाणु यदि 9 हैं तो नॉन, और 10 हैं तो डेक, और 11 हैं तो अनडेक। इस तरीके से कार्बन परमाणु 12 हैं तो डू डेक। और यदि कार्बन परमाणु 13 हैं तो ट्राई डेक। इस तरह चलता रहता है। और 14 हैं तो टेट्राडेक, टेट्राडेक। और यदि कार्बन परमाणु 15 हैं तो पेंटाडेक। वैसे यहां तक जरूरत नहीं पड़ती है हमें, पर फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे 18 हुए तो होगा ऑक्टाडेक। क्या नाम होगा? ऑक्टाडेक। तो ये तो हुए हमारे वर्ड रूट या रूट वर्ड, इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। जल्दी से लिखो, पोज करके। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे अब हमें बात करनी है दीर्घतम श्रृंखला के चयन के बारे में। देखो हेडिंग लिखा हुआ है दीर्घतम श्रृंखला का चयन, कि आपके पास जो कार्बन यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, उस यौगिक में कौन सी श्रृंखला सबसे बड़ी होगी, उसके चयन करने के कुछ नियम है। कौन कौन से नियम हैं? सबसे पहला नियम यह है कि आपको ऐसी श्रृंखला या ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। तो हम यहां लिखते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो? अधिकतम। तो आपको ऐसी श्रृंखला सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम कह दो या अधिक कह दो, एक ही बात है। अधिकतम कह दो। अधिकतम माने यदि 3 श्रृंखलाएं पॉसिबल हैं तो तीनों में से कौन सी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या मैक्सिमम है। जैसे हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं हमारे पास, और उसमें नीचे एक ये चैन और नजर आ रही है हमें। तो ऐसी स्थिति में जब आप नंबरिंग करोगे, जब आप यूं देखोगे कि सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे बड़ी श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे कुछ बच्चे, ये वाली श्रृंखला को बड़ा सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4, इसमें 4 सदस्य हैं। और यदि मैं कहूं 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 सदस्य हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये वाली श्रृंखला ज्यादा सही है और ये गलत है श्रृंखला। तो बड़ी श्रृंखला वो है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो। देखो इसमें यदि आप इसे मुख्य श्रृंखला मान के चलोगे तो इसमें तो 4 ही सदस्य हैं, और यदि इसे मुख्य श्रृंखला मान के चलोगे तो 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। मैं देखो यहाँ हाइड्रोजन
पूरे नहीं कर रहा हूं। आपको पता है हाइड्रोजन पूरे कैसे करते हैं। आपको पता है कि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन यहां लिखने चाहिए। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन लिखना चाहिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ 2 लिखा होना चाहिए, H2। और इसने एक बॉन्ड बना रखा है तो 3H। 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ 2H होने चाहिए और यहाँ 3H होने चाहिए। पर हाइड्रोजन परमाणु तो आप पूरे कर ही सकते हो, अभी तो हम नियम ही समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी वही सही श्रृंखला होगी, वही सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जाएगी। ठीक है। और यदि ऐसा हो जाए कि यदि 2 श्रृंखलाएं ऐसी हैं, आप जैसे यहां 2 श्रृंखलाएं देखी ना हमने, एक तो ये वाली देखी, एक ये वाली। इसमें तो हमें पता चल गया कि इसमें तो 4 ही मेंबर हैं, 4 कार्बन हैं और इसमें 5 कार्बन हैं। तो जिसमें ज्यादा कार्बन है उसे ही तो सिलेक्ट करोगे आप। पर यदि ऐसा हो जाए कि 2 श्रृंखलाएं हमने सेलेक्ट करी और दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है, और यदि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है तो क्या करोगे आप? तो आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें साइड चेन या क्रियात्मक समूह ज्यादा हो। सुनो ध्यान से, लिखते हुए दोबारा सुनो कि कार्बन परमाणु बराबर होने पर, कार्बन परमाणु यदि 2 श्रृंखलाएं या 3 श्रृंखलाएं ऐसी हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है, कार्बन परमाणु बराबर होने पर, कार्बन परमाणु बराबर होने पर साइड चेन, साइड चेन तो पता है आपको, पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन या क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। आप चाहे फंक्शनल ग्रुप लिख लो या क्रियात्मक समूह लिख लो, एक ही बात है। साइड चेन या क्रियात्मक समूह अधिक हों। देखो अभी मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा इस बात को। यदि आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर मिल जाती है 2 चेन में, तो आप ऐसी चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें क्रियात्मक समूह ज्यादा हों या साइड चेन ज्यादा हों। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं और 7 कार्बन में से ये वाला कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पर एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां है। आपको पता है जो किनारे वाले कार्बन होते हैं उनके पास होते हैं 3-3 हाइड्रोजन। बॉन्ड के हिसाब से आपको पता है इसने 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन की कमी, जिसने 2 बॉन्ड बना रखे 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। हाइड्रोजन मैं कहीं भी नहीं जोड़ूंगा, आपको पता है, मुझे नियम समझाने हैं। अब देखो यदि मैं आपको कहूं कि आप इस श्रृंखला का सिलेक्शन करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें सदस्य 7 हैं। अब मैं कहूं कि आप इस श्रृंखला का सिलेक्शन करो, देखना ध्यान से जरा, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों श्रृंखलाओं के सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं तो दोनों में तो 7-7 मेंबर ही हैं। इसमें कितने मेंबर हैं? 7 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? इसमें भी 7 हैं। तो कौन सी ठीक है? यदि हम इस वाली 7 सदस्यों वाली श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें तो साइड चेन आपकी एक ही होगी, ये साइड चेन है, बस ये पूरा क्या है? साइड चेन है, यानी एक साइड चेन है, इसमें सिर्फ एक पार्श्व श्रृंखला है या एक क्रियात्मक समूह है, ऐसा कह दो। पर यदि मैं आपको कहूं कि इस श्रृंखला का चयन कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें एक तो दूसरे नंबर पे ये आ गया आपका CH3 तो होगा ना, मिथाइल ग्रुप, और एक तीसरे कार्बन पे आ गया ये वाला C2H5। तो यदि आप इस सीधी श्रृंखला को सेलेक्ट करते हो तो इसमें क्रियात्मक समूह सिर्फ साइड चेन सिर्फ एक है। पर यदि इस वाली श्रृंखला का सिलेक्शन करते हो तो इसमें साइड चेन है आपकी 2, एक तो ये है एक तो ये है। तो मैं कहूंगा कि ये वाला सिलेक्शन आपका सही है और ये हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो हम ऐसी श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं जिसमें साइड चेन ज्यादा हो या क्रियात्मक समूह ज्यादा हो, ठीक है, या फिर एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो या प्रतिस्थापी ज्यादा हो। जो भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं श्रृंखला से उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जल्दी से पोज करके लिख लो, आप लिख लिया? ठीक है।
अब देखते हैं बेटे तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? यदि कहीं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या क्रियात्मक समूह है, यदि कहीं डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या क्रियात्मक समूह है, इन सब को मैं लिखता हूं आदि को। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ सकती है ना, ज्यादातर तो इन तीन चीज का ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह। इन्हें श्रृंखला का भाग बनाना चाहिए या श्रृंखला में लेना चाहिए। एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास ऐसा मौका है कि आपकी मुख्य श्रृंखला में या जो आप सेलेक्ट करोगे, जिस श्रृंखला का चयन करोगे, उसमें यदि डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या कोई क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो इससे बढ़िया बात नहीं है। फिर भले ही श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कुछ कम हो जाए, पर ये चीजें श्रृंखला में जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास, और इसमें से ये जो तीसरा कार्बन है, इस पे नीचे डबल बॉन्ड एक कार्बन है। हाइड्रोजन नहीं मैं पूरे करूंगा कहीं भी, आपको सिर्फ नियम समझाने हैं। जब IUPAC नाम के एग्जांपल्स लेंगे तो वहां तो मैं लूंगा ही, हाइड्रोजन भी पूरे करूंगा, पर यहां तो नियम समझाने हैं सिर्फ। हाइड्रोजन आप पूरे करने जानते हो अच्छे तरीके से। अब देखो, यदि मैं आपको कहूं कि 1 2 30 1 2 3 1 2 3 4 4, यदि मैं कहूं आपको कि 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ रहे इस चेन में, पर इस चेन में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। और यदि मैं कहूं कि चलो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 ही कार्बन है, पर डबल बॉन्ड इसका हिस्सा है श्रृंखला का। तो बेटे ये वाला श्रृंखला हमें चुनना चाहिए, ये गलत है चेन, ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने आपको श्रृंखला को सेलेक्ट करने के, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के 3 रूल बताए। कितने रूल बताए? 3 रूल। पहला रूल क्या बताया? पहला रूल यह बताया कि आपको यूं देखना है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कहां सबसे ज्यादा हो रही है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या जहां भी सबसे ज्यादा आपको नजर आती है, उसी श्रृंखला को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर दूसरा नियम बताया कि आपको देखना है कि यदि 2 या 3 श्रृंखलाएं आपके यौगिक में ऐसी नजर आ रही हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, पर उन श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला ऐसी है जिसमें साइड चेन ज्यादा हैं या क्रियात्मक समूह ज्यादा हैं, तो आपको उसी श्रृंखला को सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो, ठीक है। और तीसरा नियम बताया कि यदि कहीं डबल बॉन्ड है ना कंपाउंड में, या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई क्रियात्मक समूह है, तो इन तीनों को श्रृंखला में ही लेना है, इन तीनों को छोड़ना नहीं है, श्रृंखला का हिस्सा बनाना है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? तो ये 3 नियम है, आप लिख लो जल्दी से, फिर मैं अगली बात करूंगा श्रृंखला के चयन के बाद। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबरिंग के बारे में। नंबरिंग कि नंबरिंग किधर से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। नंबरिंग को हिंदी में कहते हैं अंकन। अंकन नंबरिंग किधर से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, यह बात स्पष्ट करेंगे। चलो, नंबरिंग में भी कुछ नियम हमें सीखने हैं। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम, नंबरिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से साइड चेन कहते हैं पार्श्व श्रृंखला को, जो मुख्य श्रृंखला के नीचे या ऊपर कोई नई कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला जुड़ी हुई हो, उसे कहते हैं साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला। जिधर से साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप पास हो, पास माने नजदीक, नियर। तो जिधर से या तो साइड चेन पास हो या फंक्शनल ग्रुप पास हो, उधर से आपको नंबरिंग करनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास मान लो ये 4 कार्बन हैं,
और 4 कार्बन में यहां जुड़ा हुआ है एक साइड चेन CH3, ये जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है नंबरिंग किधर से करोगे, आप इधर से करोगे नंबरिंग लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका ये साइड चेन, कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे। और इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे आ रहा। तो किधर से पास है ये, इधर लेफ्ट साइड से पास है, तो ये नंबरिंग करने का तरीका सही है और ये गलत है। समझ रहे हैं ना आप? तो नंबरिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह पास होता हो, पास पड़ता हो, नजदीक पड़ता हो। ठीक है। नंबर 2, दूसरा नियम, यदि 2 एल्काइल ग्रुप है आपके पास, जैसे मिथाइल इथाइल वगैरह, 2 एल्काइल ग्रुप सिरों से, सिरों का मतलब जो आप श्रृंखला का सिलेक्शन कर रहे हो उसके सिरों की बात कर रहा हूं मैं। 2 एल्काइल ग्रुप सिरों से समान दूरी पर, सिरों से समान दूरी पर हों तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा, ABCD, ABCD के अनुसार या ABCD के क्रम में नंबरिंग करनी चाहिए। अब ये बात मैं बताता हूं क्या है इसका मतलब। मान लो हमारे पास 7 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर इसमें इधर से दूसरे नंबर पे तो जुड़ा हुआ है मान लो CH3 मिथाइल ग्रुप, और इधर से दूसरे पे जुड़ा हुआ है C2H5। अब आप यहां कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, हाइड्रोजन तो पूरे करते ही रहेंगे हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर इधर से तो दूसरे नंबर पे CH3 आ गया यानी मिथाइल ग्रुप M, और इधर से दूसरे नंबर पे आ गया आपका इथाइल ग्रुप यानी E। तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से? क्रियात्मक समूह तो इधर से भी दूसरे पे पड़ रहा है और इधर से भी, यानी साइड चेन तो इधर से भी दूसरे पे और इधर से भी, तो किधर से नंबरिंग करें, किधर से नंबरिंग करनी चाहिए? 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज लाता हूं, थोड़ा सा चेंज लाता हूं। देखो इधर से मैं तीसरे नंबर पे ले रहा CH3 को, इसका कुछ कारण है, और इधर से ले रहा तीसरे पर C2H5 को। अब देखते हैं, अब भी बात तो वही है, पहले दूसरे दूसरे पे रखा था, अब तीसरे तीसरे पे। अब तीसरे तीसरे पे क्यों रखा मैंने, उसका कारण है, कुछ बच्चों के समझ में आ जाएगा ये कारण, कुछ के समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा तो आगे जरूर आएगा जब मैं एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कराऊंगा। यदि मैं इसे यहां रखता हूं ना C2H5 को, तो ये तो अपने आप ही एक बड़ी चेन बन जाती है इसके कंपैरिजन में, फिर इसे चेन में हमें रखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना। देखो ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी अभी, पर बाद में समझ में आएगी जब मैं एग्जाम्पल्स की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। देखो सुन लो, आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन परमाणु, इधर से तीसरे नंबर पे मिथाइल है, मिथाइल M, और इधर से तीसरे नंबर पे इथाइल है E। तो नंबरिंग कहां से करनी चाहिए? आपको देखना है कि दोनों एल्काइल ग्रुप में कौन से एल्काइल ग्रुप का नाम ABCD में पहले आता है, M पहले आता है या E? बताओ, E पहले आता है ना, तो नंबरिंग इधर से होगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग बिल्कुल सही है हमारी। और यदि कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबरिंग गलत है। तो आपको बताया गया कि 2 एल्काइल ग्रुप सिरों से समान दूरी पर हो तो ABCD के अनुसार यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नंबरिंग करनी है। पोज करके लिखो जल्दी से, लिख लिया बेटे? ठीक है। अब सीखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम, यदि 2 प्रतिस्थापी, मान लो 2 प्रतिस्थापी हैं, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी ऐसे होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, ये सब क्या होते हैं? प्रतिस्थापी। समझाऊंगा इन्हें भी मैं जरूर। प्रतिस्थापी उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। तो यदि 2 प्रतिस्थापी समान दूरी पर हो, सिरों से समान दूरी पर, 2 प्रतिस्थापी समान दूरी पर हों तो भी
आपको नंबरिंग करनी है ABCD के अनुसार, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ध्यान रखना, मैंने आपको एल्काइल ग्रुप का नियम समझाया था कि यदि दो एल्काइल ग्रुप सिरों से बराबर दूरी पे तो भी आपको ABCD का सीक्वेंस फॉलो करना है, और यदि दो प्रतिस्थापी हों तो भी आपको ABCD का सीक्वेंस ही फॉलो करना है। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 हैं कार्बन परमाणु, और इधर से दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है Cl, और इधर से दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है Br। तो नंबरिंग किधर से करनी चाहिए? आपको पता है ये Br तो B से शुरू हो रहा और Cl हो रहा C से शुरू, क्लोरो, तो B पहले आता है, C बाद में आता है, तो नंबरिंग कहां से होनी चाहिए? राइट से। 1 2 3 4, ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। और यदि कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करता है ना इसमें 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग हो जाएगी गलत। ध्यान रखना, तो ये नियम है जो आपको सीखने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। नंबर 4, मान लो एक तरफ तो आ जाए प्रतिस्थापी और एक तरफ आ जाए क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या? एल्काइल ग्रुप के साथ कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ तो आ जाए प्रतिस्थापी और एक तरफ आ जाए एल्काइल ग्रुप, तो आपको फिर नंबरिंग एल्काइल ग्रुप की तरफ से करनी चाहिए या प्रतिस्थापी की तरफ से करनी चाहिए? तो आप नंबरिंग करोगे प्रतिस्थापी की तरफ से। ध्यान रखना इस चीज को। यदि एल्काइल ग्रुप व प्रतिस्थापी ऐसे होते हैं जैसे FCl BrI, ये प्रतिस्थापी है, नाइट्रो प्रतिस्थापी है। यदि एल्काइल ग्रुप में प्रतिस्थापी दोनों समान दूरी पर हों, अलग अलग सिरों से समान दूरी पर हों, तो क्या करोगे आप? तो आपको नंबरिंग करनी है प्रतिस्थापी की ओर से। प्रतिस्थापी कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। इसमें मुख्य रूप से हैलोजन आते हैं और नाइट्रो, इनका ध्यान रखना। तो प्रतिस्थापी की ओर से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। ये नियम समझ लेना ध्यान से, जितने भी नियम मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक तो ले लेंगे हम प्रतिस्थापी और एक ले लेंगे एल्काइल ग्रुप। एक प्रतिस्थापी ले लेंगे, एक एल्काइल ग्रुप। 1 2 3 और 4, एक तो हमने ले लिया प्रतिस्थापी और एक ले लिया एल्काइल ग्रुप। लो CH3। अब आपको पता है प्रतिस्थापी तो सारे हेलोजन प्रतिस्थापी ना, नाइट्रोजन भी प्रतिस्थापी है, सॉरी नाइट्रो ग्रुप NO2। नंबरिंग यदि आप इधर से करते हो 1 2 3 4 तो बिल्कुल सही है, और यदि इधर से करते हो 1 2 3 4 तो ये गलत है। समझ रहे हैं ना आप? तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपका प्रतिस्थापी नजदीक पड़ता हो, ना कि एल्काइल ग्रुप। ये मिथाइल तो एक एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप तो मैंने सारे पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है बेटे। एक ये नियम आपको याद रखना है। जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। अब देखते हैं नियम नंबर 5। यदि आपका जो यौगिक है उसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी, मान लो आपके पास 2 से अधिक प्रतिस्थापी हैं या फिर 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हैं या फिर सारे ही मिला के 2 से ज्यादा हैं, क्रियात्मक समूह हों, 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह हों, तो नंबरिंग किधर से करनी चाहिए?
तो जिस ओर से जिस ओर से उनकी जिस ओर से उनकी स्थितियों का योग जिस ओर से उनकी स्थितियों का योग कम हो, तो जिस ओर से उनकी स्थितियों का योग कम होगा उधर से नंबरिंग करनी है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसे। हमारे पास मान लो एग्जाम्पल में देखते हैं 7 कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन परमाणु हैं। और इनमें से ये जो दूसरा कार्बन है इस पे एक CH3 जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन के ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसके ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है ये इस तरीके से। अब हमें देखना है नंबरिंग इधर से करनी चाहिए या इधर से। यदि हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो पोजीशन क्या क्या बैठेंगी देखो। दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है और छठे पे है। 2 3 और 6, 3 और 2 5 और 6 11 बैठ रहा टोटल। और यदि इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 2 5 और 6, 2 5 और 6, देखो कितना बैठ रहा, 6 और 5 11 और 2 13। तो इसका मतलब ये है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ये जो आपके प्रतिस्थापी हैं या क्रियात्मक समूह है या एल्काइल ग्रुप हैं जो भी हैं, ये इनकी स्थितियों का योग जिधर से कम हो। इधर से कम है तो ये नंबरिंग सही है और ये गलत है। तो नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से इनकी स्थितियों का जोड़ कम आता हो। ध्यान रखोगे ना। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है हमारे पास। इनमें से इसके ऊपर तो जुड़ा हुआ है Cl और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है I, ठीक है, आयोडो। ये क्लोरो है, ये आयोडो है। और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है Br। अब देखते हैं यदि आप नंबरिंग इधर से करते हो 1 2 3 4 5, छोटी छोटी नंबरिंग करनी चाहिए। मैं भले ही यहां बड़ी लिख रहा हूं, छोटे छोटे अक्षर लिखने चाहिए। स्थिति 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, इन्हें जोड़ना है। ये हो गया 3 और 2 5 और 1 6 और 5 11, यहां तो 11 बैठा टोटल। और यदि इधर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, तो स्थिति है 1 3 4 5, 1 3 4 और 5। देखते हैं टोटल, ये हो गया आपका 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, यहां से आया 13। तो यही तो सही होगा, ये तो गलत होगा। तो नंबरिंग आपकी इधर से सही है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी चाहिए। समझ में आई ना बात? जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा लिख लिया बेटे? ठीक है। अब देखते हैं नियम नंबर 6, छठा नियम। यदि आपकी जो पासरो श्रृंखला है, पासरो श्रृंखला तो पता है आपको किसे कहते हैं, साइड चेन को, ठीक है। यदि पासरो श्रृंखला भी शाखित हो, यानी उसमें से भी ब्रांच निकल रही हो, ठीक है ब्रांच में से भी ब्रांच निकल गई, साइड चेन में से भी साइड चेन निकल गई। यदि पासरो श्रृंखला भी शाखित हो तो उस पर का मतलब पता क्या है? उस पर का मतलब है पासरो श्रृंखला पर, साइड चेन पर। तो उस पर नंबरिंग, चलो हिंदी में लिख देता हूं, तो उस पर नंबरिंग श्रृंखला की ओर से, श्रृंखला की ओर से
श्रृंखला की ओर से करनी चाहिए, श्रृंखला की ओर से करनी चाहिए। अभी बताऊंगा कैसे। श्रृंखला का मतलब यहां मुख्य श्रृंखला है, जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी। तथा उसका नाम, तथा उसका नाम ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ब्रैकेट माने कोष्ठक में लिखना चाहिए। उसका नाम आपको फिर ब्रैकेट में लिखना है। अभी एग्जांपल में मैं स्पष्ट करता हूं मैं क्या समझा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक इस तरह का यौगिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है कोई। हाइड्रोजन तो आप पूरे कर ही लोगे। इसमें से जो दूसरा कार्बन है इसके ऊपर तो एक जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप मिथाइल, और पांचवें कार्बन पर जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 CH। देखो ये साइड चेन है, साइड चेन में से भी साइड चेन निकल गई ना, साइड चेन, सॉरी, साइड चेन में से भी साइड चेन निकल गई। अब आपको पहली तो बात ये, नंबरिंग इधर से तो ये पढ़ रहा है, इधर से पढ़ रहा है दूसरे कार्बन पर, और इधर से 1 2 3 चौथे पे, तो नंबरिंग इधर से करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8। लो, अब यहां सिखाया गया है कि जो आपकी साइड चेन में से भी साइड चेन निकल रही, तो उस साइड चेन पे नंबरिंग आप इधर से करोगे मुख्य श्रृंखला की तरफ से। और मुख्य श्रृंखला की तरफ से आप जब नंबरिंग करोगे ना इधर से, तो यहां आप लिखोगे 1 2। वैसे कुछ लोग लिखते हैं 1 डैश 2 डैश। तो इसका नाम जो होगा ना, ये जो आपकी साइड चेन है, इसका नाम पता क्या होगा? इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। 1 पे मिथाइल लगा हुआ है इथाइल के, ठीक है। तो जैसे आप लिख सकते हो कि दूसरे नंबर पे तो मिथाइल है, इसका नाम लिख सकते हो भाई दूसरे नंबर पे तो मिथाइल है जुड़ा हुआ, दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और पांचवें नंबर पे जुड़ा हुआ है, पांचवें नंबर पे जुड़ा हुआ है, पांचवें नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? 1 पे मिथाइल इथाइल के, 1 मिथाइल इथाइल, इस तरह नाम लिखोगे। और कार्बन कितने हैं इसमें? 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन, ऑक्टेन, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं ना। तो इस तरह, मतलब कहने की बात यह है, नाम तो लिखना मैं सिखाऊंगा ही आगे, अभी तो नियम ही सीख रहे हैं, तो यहां लिख दिया जिससे आपको ये नियम समझ में आ जाए कि यदि पार्श्व श्रृंखला में भी एक श्रृंखला निकल रही हो, उसमें भी शाखा हो, तो पार्श्व श्रृंखला पे आप नंबरिंग इधर से मुख्य श्रृंखला की तरफ से करोगे, और इस पूरी चेन का नाम, साइड चेन का नाम आप ब्रैकेट में लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है ब्रैकेट में। जब हम नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स लेंगे तो वहां मैं इस चीज को और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जब हम एग्जांपल लेंगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी से पॉज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। अब समझते हैं नियम नंबर 7। यदि आपका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हों, यानी एक तो लेफ्ट साइड से उसी नंबर पे आ रहा है, एक राइट साइड से, समान दूरी पर हों, तो क्या करोगे आप? तो आप डबल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करोगे, डबल बॉन्ड की ओर से। कुछ लोग इसे कहते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है ये भी सर, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 2 3 और 4, इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो नंबरिंग करेगा बच्चा इस तरफ से, डबल बॉन्ड की तरफ से, वो तो सही होगा, और जो इस तरफ से नंबरिंग करेगा वो होगा गलत। क्या कर दिया? 4, ये होगा गलत, ये गलत होगा। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, लिख लिया? ठीक है।
तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी। जो जो भी पॉइंट्स मैं आपको इस सीरीज में सिखाता जाऊंगा वे सारे पॉइंट आपको ईमानदारी से सीखने हैं, और यदि ईमानदारी से आपने सीख लिया तो IUPAC में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको आज 3 चीजें सिखाई हैं। एक तो सिखाया है रूट वर्ड, मैथ एथ प्रोब्यूट, और एक सिखाया है आपको कि सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, 3 नियम बताए हैं उसमें, और एक बताया है कि आप नंबरिंग कैसे करोगे उस चैन के ऊपर, उसके बताए हैं 7 नियम। कितने नियम बताए हैं? 7। ये सारी बातें ध्यान रखो बस, ठीक है। इन्हें सीक्वेंस में याद नहीं रखना है, ऐसे कि पहले नंबर पे ये बताया था सर ने, दूसरे पे ये बताया था। ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे हम कल। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।